चाहे संख्याओं की बात हो या बीजीय व्यंजकों की बात हो, अगर इनका गुणनखंड करना है तो इन्हें गुणा के रूप में तोड़ना पड़ेगा। किस रूप में तोड़ना पड़ेगा? गुणा के रूप में, गुणा के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और गुणा के रूप में तोड़ना ही गुणनखंड करना कहलाता है या गुणनखंडन कहलाता है। और यह संख्याओं के लिए तो आसान होता है, यह संख्याओं के लिए तो आसान होता है, लेकिन बीजीय व्यंजकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन प्रैक्टिस करने से यह भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेके समझें तो मान लीजिए कि किसी संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 24 का। ठीक है, तो अगर हम 24 को गुणा के रूप में तोड़ें तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 6, और भी लिख सकते हैं 8 गुणे 3, और भी लिख सकते हैं 12 गुणे 2, और भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ हम जो है 24 को गुणा के रूप में तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह 24 के क्या है? गुणनखंड हो गए हैं ना। 24 के क्या हो गए हैं? गुणनखंड हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक बात हम आपको और बता दें कि संख्याओं के बारे में जब भी गुणनखंड पूछा जाता है तो ज़्यादातर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भैया? अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता है। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? ऐसा गुणनखंड जिसमें सभी संख्याएं अभाज्य हों, या ऐसा गुणनखंड जिसको और ज्यादा हम न तोड़ सके। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 4 और 6, यहाँ 4 और 6 को जो है हम अभी और भी तोड़ सकते हैं। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, तो 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। 12 गुणे 2 को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, 12 गुणे 2 को कैसे तोड़ेंगे? 12 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, फिर 2। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पहले 3 जो गुणनखंड किए थे हम उनको तो और ज़्यादा तोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। यह 4 गुणे 6, 8 गुणे 3 और 12 गुणे 2, ये तो अभाज्य गुणनखंड नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि इनको जो है हम और ज़्यादा तोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ चौथा वाला देखिए, यहाँ जितनी भी संख्याएं यहाँ लिखी गई हैं सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और इसको अगर हम और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करें तो नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? जिसमें सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है, या जिसको और ज़्यादा हम गुणा के रूप में न तोड़ सके। ठीक है, अब बारी आती है बीजीय व्यंजक की। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो इसके लिए जो है हमें समझना पड़ेगा चर और अचर को। किसको समझना पड़ेगा? चर और अचर को। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान जो है बदल जाता है उसे हम चर बोलते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स रहता है, उसे हम बोलते हैं अचर। अचर को जैसे हम 5 से लिख सकते हैं, 4 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। मतलब जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर बोलते हैं। और चर किसको बोलते हैं? जिसका मान बदल जाता है। इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे यक्स से, वाई से, जेड से। ए से भी दर्शाते हैं, बी से भी दर्शाते हैं, और यू से भी दर्शाते हैं, टी से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए चर और अचर इन दोनों को मिलाकर अगर कुछ लिखा जाता है तो उसे ही हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें 4x² तो ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अगर हम लिखें 10a² तो ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें अचर 4 और चर xy भी यूज हुआ है। तो चर और अचर दोनों अगर हो तो उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 10, ये भी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बात ये आती है कि बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कैसे करेंगे। संख्याओं के गुणनखंड तो बहुत आसान होते हैं, हम उन्हें गुणा के रूप में तोड़ देते हैं तो उनका गुणनखंड हो जाता है। लेकिन अगर बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना है तो हम उसे कैसे करेंगे? नियम सबके लिए वही है, इन्हें भी जो है हमें गुणा के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 4x² को अगर हम गुणा के रूप में तोड़ें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 को लिखेंगे, यक्स घाते 2 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, यक्स गुणे यक्स। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो यक्स घाते 2 आ जाएगा ना, फिर लिखेंगे गुणे y। ठीक है, तो ये 4x² का गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसे हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह भी अभाज्य गुणनखंड है।
ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी तो अभाज्य गुणनखंड है, इसको और ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन बीजीय व्यंजकों में इसे अभाज्य गुणनखंड हम नहीं बोल सकते, इसे बोलते हैं अखंडनीय रूप। क्या बोलते हैं भैया? अखंडनीय रूप बोलते हैं, मतलब जिसके और खंड न हो सके उसे बोलते हैं अखंडनीय रूप। 10a² b का अगर हम गुणनखंड करें तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, ठीक है, 1 मिनट, 2 गुणे 5 और a² है तो a को 2 बार लिखेंगे और फिर लिखेंगे b। तो ये हो गया 10a² b का अभाज्य गुणनखंड या अखंडनीय रूप। तो इसके गुणनखंड ये हो गए। अब देखिए पहले जैसे 3x + 10 है, इसका भी तो गुणनखंड करना होगा, इसे हम अभी इसी वीडियो में जो है बताएंगे, ठीक है, कि 3x + 10 का हम फैक्टर या गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है कुछ और बातें हमें जाननी पड़ेगी। ठीक है, देखिए तो चलिए अब हम जो है संख्याओं और बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड को एग्जाम्पल के द्वारा जो है आसानी से और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है संख्याओं के गुणनखंड करना और यहाँ लिखा है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करना। ठीक है, अगर हम संख्याओं की बात करें तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 120 का। ठीक है, और यहाँ चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 18 और x⁻3y²। ठीक है, देखिए दोनों का हमें गुणनखंड करना है, दोनों को जो है गुणा के रूप में तोड़ना है और वही गुणा के रूप में तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। तो चलिए हम इसको गुणा के रूप में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, जब 2 से काटेंगे तो 2 × 12 60 आ गया, 2 से फिर काटेंगे 2 × 3 = 6 30 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 15 आ गया, फिर 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 हो गया, फिर 5 से काटेंगे 5 × 1 = 5 हो गया। ठीक है, तो 120 के गुणनखंड कितने हो गए, यहाँ अगर लिखे हम 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 × 2 × 3 बार है ना, 2 फिर 3 फिर 5। ठीक है, अगर इसका गुणा करें 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 5 120। ठीक है, इसे हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 3 बार है तो इसे हम लिखेंगे 2 घाते 3 × 3 × 5। ठीक है, तो यह जो है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड है, इसके अभी और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इसे अब और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड अगर करें, ये बीजीय व्यंजक है, चूंकि इसमें चर और अचर दोनों हैं, तो हम 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को अगर हम तोड़ें तो 2 × 3 2 × 6 और 3 × 18, 2 × 6 3 × 18 हो जाएगा। अगर देखिए यक्स 3 बार है तो x⁻3 है तो हम लिखेंगे x × x, y 2 बार है तो y × y। ठीक है, तो ये जो है 18 x⁻3 y⁻2 का गुणनखंड है। ठीक है, और यह इसका अखंडनीय रूप है। क्या है ये, अखंडनीय रूप है। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है, क्या सभी जो है व्यंजक इसी प्रकार के होंगे? नहीं, हमें जो है अलग अलग प्रकार के व्यंजक मिलेंगे और उनके गुणनखंड के अलग अलग तरीके होंगे। ठीक है, तो हमें उन तरीकों को जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो यहाँ जो है हम एक तरीके की चर्चा करेंगे जिसे कहते हैं सार्वगुणनखंड। क्या कहेंगे भैया, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यह सबसे बेसिक है और यह आना बहुत जरूरी है। ठीक है, यह सभी गुणनखंडों में काम करेगा। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड जो है सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सार्वगुणनखंड क्या होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर की मदद से हम जो है गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी गुणा के रूप में कैसे तोड़ते हैं। देखिए अगर इस तरीके का व्यंजक मिलता है तो हम इस तरीके तोड़ेंगे ना, इस तरीके का अगर व्यंजक मिलता है तो हम इस तरीके तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, अगर व्यंजक मिलेगा जैसे 6x - 12, ठीक है, 6x - 12 है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम गुणा के रूप में कैसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए जो है सबसे पहले हमें सार्वगुणनखंड को सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि सार्वगुणनखंड क्या चीज होता है। ठीक है, चलिए देखिए
सार्वगुणनखंड क्या है? सबसे पहले हम संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या लेते हैं 15 और दूसरी संख्या लेते हैं 20। अगर हम 15 का फैक्टर करें तो 3 गुणे 5 होगा। अगर 20 का फैक्टर करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। ये बताइए पहले इन दोनों में जो है कौन सा फैक्टर कॉमन है? 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। ठीक है, तो ये जो 5 दोनों में है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना है? 5 है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे सार्वगुणनखंड। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम संख्या का। देखिए, एक संख्या लेते हैं 30 और दूसरी संख्या लेते हैं 28। अगर हम 30 का फैक्टर करें तो 2 तिहाई 6 और 6 पंजे 30। अगर 28 का फैक्टर करें तब 2 दूनी 4 और 4 सते 28। इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है? इसमें दोनों में क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 5 7 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर कितना है इसका? 2 है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है जो फैक्टर दोनों में हो, जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ 5 था ना, यहाँ 5 था, यहाँ 2 है, तो इसी को बोलेंगे कॉमन फैक्टर। अगर हम बीजीय व्यंजक की बात करें तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 6x² y और दूसरा व्यंजक लेते हैं, मान लीजिए कि ले रहे हैं 18x² ठीक है, अगर हम 6x² y का अगर हम गुणनखंड करें तो इसे तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 और x गुणे y, और इसका अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे x गुणे y। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में देखिए कि कौन कौन से कॉमन है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है। ठीक है, यहाँ डबल y है और यहाँ डबल x है, लेकिन जो दोनों में है वो सिंगल है, सिंगल x है, सिंगल y है। तो जो दोनों में है उसको अगर हम अलग से लिखें तो 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, और इनका कर देंगे हम गुणा। तो 2 तिहाई 6xy, ये 6xy क्या है? एक मिनट, 6xy, ये 6xy क्या है? ये 6xy जो है इनका कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं सार्वगुणनखंड। तो चलिए अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेकर जो है सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर की सहायता से फैक्टर करते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजकों का जो है कॉमन फैक्टर की सहायता से फैक्टर करते हैं। ठीक, चलिए सार्वगुणनखंडों की विधि से गुणनखंड करना। तो चलिए हम यहाँ एग्जाम्पल लेकर जो है सार्वगुणनखंड की विधि से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x - 12 का। ठीक है, अब इसका हमें करना है गुणनखंड। सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 पद है, एक पद है 3x, दूसरा पद है 12। तो हमें हर एक पद को गुणा के रूप में तोड़ना पड़ेगा। जब गुणा के रूप में तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने के बाद ये देखेंगे कि दोनों में जो है कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। जब कॉमन फैक्टर जो मिलेगा ना, उसी को हम बाहर निकालेंगे, दोनों में से बाहर निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसको तोड़े 3x को गुणा के रूप में अगर तोड़े हम, तो इसे लिखेंगे 3 गुणे x लिखेंगे, माइनस 12 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2। ठीक है, एक मिनट, गलती, 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, देखिए तो यहाँ इन दोनों में देखिए, दोनों पदों में देखिए कौन सा फैक्टर कॉमन है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 3 है और यहाँ कितना है? 3 है। तो 3 तो दोनों में है और कोई तो दोनों में मिल नहीं रहा है, तो 3 को हम निकालेंगे बाहर, 3 को बाहर निकाल लेंगे। जब 3 को बाहर निकालेंगे, लगाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ जो बचा है यक्स लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या बचा है? 2 और 2, इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, ये हो गया 3x - 12 का फैक्टर। ठीक है, अभी आपको हम बताए थे कि गुणा करने पर वह व्यंजक आ जाना चाहिए या वह संख्या आ जानी चाहिए। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे ना, तो ये व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम गुणा करके चेक करें, 3 का गुणा अगर x में करें ना, तो ये हो जाएगा 3x। 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 3 चौको 12। देखिए वही व्यंजक आ गया ना,
तो इसका मतलब कि हमारा फैक्टर सही है। तो अगर आप फैक्टर करते हैं फिर गुणा करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा फैक्टर सही है या गलत है। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लीजिए कि यहाँ लेते हैं हम 12a² b माइनस 6ab²। ठीक है, अगर हमें इसका फैक्टर करना है तो हम क्या करेंगे, हर एक पद का गुणा के रूप में तोड़ेंगे, हर एक पद को गुणा के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए हम इसको गुणा के रूप में तोड़ देते हैं। तो 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और a घाते 2 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, a गुणे a, फिर गुणे लिखेंगे b माइनस, ये पहला पद हो गया। ठीक है, फिर 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 लिखेंगे, फिर a सिंगल है तो एक बार लिखेंगे, b डबल है तो उसको 2 बार लिखेंगे, b घाते 2 है ना। अब दोनों पदों में देखिए कि कौन सा जो है पद, कौन सा गुणनखंड दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में कौन सा है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, a यहाँ है, a भी इसमें है और b इसमें है, b इसमें है। ठीक है, तो जो दोनों में मिल रहा है ना उसको पहले आप लिखिए। दोनों में क्या मिल रहा है भैया, 2 मिल रहा है, इसको यहाँ लिखेंगे, 3 मिल रहा है, इसको यहाँ लिखेंगे, a मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे, b मिल रहा था उसको भी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें देखिए कौन कौन सा बचा था, यहाँ 2 बचा था ना, और यहाँ क्या बचा है, a बचा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे a। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, इसमें क्या बचा था, इसमें बचा है b, क्या बचा है b, यहाँ लिख देंगे b। अब इसका अगर हम गुणा करें तो 2 तिहाई 6 लिखेंगे 6 और a b, फिर यहाँ 2a माइनस b, ये हो गया उसका फैक्टर। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि हमारा फैक्टर सही है या गलत है तो इसका आप गुणा कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसका गुणा करें ब्रैकेट में तो 6 दूनी 12, फिर लिखेंगे a² b, फिर माइनस 6, फिर a b का गुणा जब इसमें करेंगे तो a और b 2 बार है तो b घाते 2 हो जाएगा। देखिए वही आ गया ना, 12a² b माइनस 6ab²। ठीक है, तो इसलिए हमारा फैक्टर ये सही है। तो कॉमन फैक्टर की मदद से जो है हम व्यंजक का जो है गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, और कॉमन फैक्टर जो है हर तरीके में जो है यह जरूर आएगा भैया, हर तरीके में जो है यह जरूर आएगा, इसलिए कॉमन फैक्टर को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलिए इसको देखिए, निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए, निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। देखिए यहाँ पर तो हम इसका कैसे गुणनखंड करेंगे, -xy माइनस ay, इसको हम पहले तोड़ेंगे, हर पद को तोड़ेंगे। देखिए अभी आप शुरू में जो है हर पद को तोड़ तोड़ के करिए, फिर बाद में आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ना y दोनों में है ना, y को बाहर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तोड़ के करिए आप। माइनस लिखेंगे x इंटू वाई, फिर माइनस a इंटू वाई, दोनों में कौन सा कॉमन है, y दोनों में है तो y को निकालेंगे बाहर हम, और माइनस भी दोनों में है तो माइनस को भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा x, और ये जब माइनस बाहर निकल गया ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा a। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर, कितना आसान था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। इसका देखिए पहले, यहाँ देखिए 6ab प्लस 12bc, तो हम इसका जो है इसको जो है गुणा के रूप में तोड़ेंगे पहले। तो 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, फिर a गुणे b, प्लस 12 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3, फिर लिखेंगे गुणे b गुणे c। अब इसमें देखिए कौन कौन सा कॉमन है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, उसमें भी 3 है। ठीक है, यहाँ b है, इसमें भी b है। ठीक, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू b, क्या बचेगा इसमें, a बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, और क्या बचेगा, c बचेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 2c या 2 गुणे c ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो इसका गुणा कर दिए, 2 तिहाई 6b, और यहाँ हो जाएगा a प्लस 2c। अगर हम इसका गुणा करके चेक करें तो गुणा करके अगर हम चेक करेंगे तो आ जाएगा, देख लिए 6b का अगर इनमें गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 6ab, अगर इसमें गुणा करें तब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 bc। देखिए ऊपर वाला आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है।
ठीक है। तो इस तरह जो है आप गुणा के रूप में तोड़ के किसी भी व्यंजक का जो है फैक्टर आराम से कर सकते हैं, वो भी कॉमन फैक्टर की मदद से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ क्या है भैया, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर है। इसको हम गुणा के रूप में अगर तोड़े तो लिखेंगे ए गुणे बी प्लस ए बी घाते 2 है तो लिखेंगे बी गुणे बी। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ दोनों में ए है और बी है। ठीक है, तो जो कॉमन है इसको बाहर निकालेंगे, ए गुणे बी। यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, वहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। ठीक है, तो ए और बी का गुणा करें तो ए बी आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो इस तरीके जो है हम इसका फैक्टर कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7x माइनस 42, अगर हम इसको तोड़े तो 7 इंटू एक्स माइनस 42 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 से 42। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 7 मिल रहा है ना, और क्या मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो 7 को लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा x माइनस 2 तिहाई 6। ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। इसको भी हम गुणा के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ अगर तोड़े हम तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 5 x घाते 2 है तो 2 बार लिखेंगे, फिर y माइनस 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 लिखेंगे, गुणे x, y घाते 2 है तो 2 बार लिखेंगे ना। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें देखिए अगर हम 5 दोनों में है, x दोनों में है, हाँ y दोनों में है, ये भी है। तो जो दोनों में उसको बाहर निकालेंगे, 5 लिखेंगे इंटू x लिखेंगे इंटू y लिखेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, x लिखेंगे, माइनस यहाँ 3 बचेगा, लिखेंगे 3। यहाँ क्या बचा है, अब एक y बचा है तो यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, तो इसका गुणा करें अगर हम 5xy और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3y, तो ये जो है इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो कितने आराम से जो है कॉमन फैक्टर की मदद से इनके गुणनखंड होते जा रहे हैं। अगर हम इसका गुणा करें तो फिर से ये आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ कैसे करेंगे, इनको भी हम तोड़ेंगे गुणा के रूप में। देखिए यहाँ लिख सकते हैं 7 इंटू ए प्लस 14 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 7 और गुणे ए। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 7 दोनों में है, ए दोनों में है, इसको बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे 7 इंटू ए। यहाँ क्या बचेगा, ए, वहाँ क्या बचेगा, 2, तो ये हो जाएगा 7a, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 2, तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ लिखा है 20l स्क्वायर एम प्लस 30al एम ना, इसको हम तोड़ेंगे फिर से। चलिए इसको भी तोड़ते हैं। 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। यल स्क्वायर है तो यल को 2 बार लिखेंगे इंटू यम। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे। 30 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 पंजे 30, फिर इंटू ए, फिर गुणे एल गुणे एम। दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, वहाँ भी 5 है। यहाँ देखिए यल है, यहाँ भी यल है, और देखिए पहले यम है, यहाँ भी यम है, वहाँ भी यम है। ठीक है, तो जो दोनों में है उसको बाहर निकालेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यल लिखेंगे, यम लिखेंगे। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा ना, लिखेंगे 2, और क्या बचा है, यहाँ पर एक यल बचा है तो लिखेंगे 2l। ठीक, प्लस यहाँ क्या बचा है, 3 बचा है, और क्या बचा है, a बचा है, तो यहाँ लिखेंगे हम a। ठीक, तो इसका अगर गुणा करें 2 पंजे 10, यल यम, ब्रैकेट में हो जाएगा 2l प्लस 3a, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक, तो इस तरह जो है आप कॉमन फैक्टर की मदद से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर सीखना कितना जरूरी है यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि हर प्रकार के गुणनखंड में चाहे अलग अलग व्यंजक ही आएंगे, उसमें कॉमन फैक्टर जो है रियल में ही कॉमन रहेगा, सब में ये यूज होगा भैया। तो कॉमन फैक्टर सीखना बहुत जरूरी है। अभी आप शुरुआत में ऐसे ही करिए, बाद में जो है प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप डायरेक्टली करने लगेंगे। तो ये था आज का चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।